हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 20 जुलाई 2023 और आज का डेली करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे देखेंगे और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मैप के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सीएस हम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ और आज देखते हैं आप यहाँ पे आपको क्या नया सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपको आज क्या सीखने को मिलता है नया। तो अब पहला प्रश्न है आपका कि अभी हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर भारतीय रॉकेट का मलबा मिलने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना आप, ये भारतीय रॉकेट का मलबा हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अभी क्लियर नहीं किया गया है, इसरो द्वारा क्लियर नहीं किया गया, भारत सरकार द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया कि ये कोई भारतीय रॉकेट का मलबा ही है, ठीक है। तो ये अटकलें लगाई जा रही है कि ये भारत का ही हो सकता है। तो ये कहाँ पे मिला है? ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पे मिला है, ठीक है। तो इस पे अभी हाल ही में इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, जो इसरो के इस समय चीफ हैं, ठीक है, उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या ये भारतीय रॉकेट चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है, क्या उसका ये मलबा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये चंद्रयान 3 का मलबा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी भारतीय रॉकेट का ही मलबा हो, लेकिन हम अभी क्लियर नहीं बता सकते जब तक उसे हम लोग देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, ठीक है, उसका जांच परीक्षण न करें तब तक हम लोग कैसे बता सकते कि ये क्या है। ओके। तो बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि ये भारतीय रॉकेट का मलबा हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उस पर जांच एजेंसी बैठेंगी, जांच करेंगी, उसके बाद ये बताया जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये मलबा कहाँ मिला है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। ये अपना सुंदर भारत है और ये है इंडियन ओशन। आपको पता है कि इसका जो लॉन्चिंग स्टेशन है भारत का, ठीक है, जिसे हम श्री हरिकोटा के नाम से जानते हैं, यहाँ से लॉन्च किया जाता है। तो अक्सर लॉन्चिंग के समय जो रॉकेट जब ऊपर जाता है, ठीक है, आसमान की तरफ जाता है, तो इसके जो मलबे होते हैं, ठीक है, मलबे यानी कि मेन पार्ट, जैसे रॉकेट आप देखते हैं ऐसे रॉकेट होता है, ठीक है, ऐसे अगर रॉकेट है मेन पार्ट जो होता है यहीं पे होता है। ओके। सेटेलाइट या फिर जो भी कुछ इनको छोड़ना होता है वो यही होकर होता है। बाकी ये तो बूस्टर होते हैं, यहाँ सब ये सब बूस्टर होते हैं जो इसको बूस्ट करते हैं और ये ऐसे ही स्टेज बाय स्टेज अलग होते जाते हैं। तो इनका जो मलबा होता है ना, ये जो महासागर है इसी में गिरते हैं, ठीक है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है ये इंडियन ओशन जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है उसी का ये मलबा हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलें। तो ये देखिए ये मैप है और ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और यहाँ पे दिखेगा आपको पर्थ। ओके। पर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक समुद्री किनारा है, वहीं पे ये मलबा मिला है, ठीक है। यानी कि यही वाला इलाका आपको इधर देखने को मिलेगा। अगर कभी भविष्य में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये किस साइड, पश्चिमी साइड, पूर्वी साइड, उत्तरी साइड या दक्षिण साइड मलबा मिला था, तो आप बताएंगे पश्चिमी साइड, ठीक है, पश्चिमी साइड, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड। और इधर दिखेगा आपको ईस्ट तिमोर जो आसियान के 11वां मेंबर बनने वाला था, ठीक है, बन जाएगा, बन गया है समझ लीजिए। और ये पपुआ न्यू गिनिया जहाँ पे फिपिक सम्मेलन हुआ था, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहाँ पे फिपिक सम्मेलन हुआ था। और इधर दिखेगा कोरल सी, इधर दिखेगा तस्मान सी, ठीक है। तो ये सब लोकेशन को आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में बनाए रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर ये मलबा देखने को मिला है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ न्यूज सामने आई, जैसे कि मिस्ट्री ऑब्जेक्ट दैट वाश्ड अप द ऑन ऑस्ट्रेलियन बीच कुड बी पार्ट ऑफ इंडियन रॉकेट। हो सकता है कि ये इंडियन रॉकेट का पार्ट हो। ऑस्ट्रेलिया की बात आ गई तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं। अभी आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने उससे हाथ पीछे खींच लिया कि हम नहीं है भाई इसको ऑर्गेनाइज करा पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही महंगा पड़ रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, एक का नाम है वुलुंगंग करके, ठीक है, और दूसरी का नाम है डिकिन। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएंगी? गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोली जाएंगी, ठीक है, गुजरात में खोली जाएंगी। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये डिकिन यूनिवर्सिटी के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके। तो आगे चलें। तो अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो जापान, पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया की ये तीनों देशों की विजिट पे गए थे, तीनों देशों के विजिट पे गए थे। तो जापान ये गए थे, जो G7 की मीटिंग हुई है इस बार जापान में, तो वहाँ उसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे, ठीक है। पपुआ न्यू गिनिया गए थे, वहाँ पे फिपिक सम्मेलन हुआ था तो उसमें हिस्सा लेने ये गए थे,
ठीक है। और ये गए थे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था क्वाड मीटिंग होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो क्वाड मीटिंग होने वाली थी तो वहाँ पे गए थे, लेकिन क्वाड मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुआ नहीं। ओके, ये हुआ जापान में ही, क्योंकि जापान में ही सब मेंबर कंट्री मिले हुए थे क्वाड के, तो वहाँ पे ये मीटिंग हो गई। ओके, अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहाँ के विजिट पे गए थे ऑस्ट्रेलिया के, तो उन्होंने अनाउंस किया कि एक इंडियन कॉन्सुलेट खोला जाएगा नया, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ओके, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में नया इंडियन कॉन्सुलेट खोला जाएगा। आगे चलें, तो अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023 को रिलीज किया गया। इसके अनुसार लगभग कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, और नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है, तो इसके सही जवाब है 135 मिलियन, यानी लगभग 13 करोड़ 50 लाख लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, ऐसा नीति आयोग का मानना है, ठीक है। तो गरीबी को भी कई प्रकार से डिफाइन किया गया है, उसको मैं आगे बता रहा हूँ अभी। ओके, और ये जो ऑप्शन सी देख रहे हैं 415 मिलियन, ये भी सही है, लेकिन ये यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सही है। जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसके हिसाब से ये बोला गया था कि 15 वर्षों में, ठीक है, पिछले 15 वर्षों में 415 मिलियन भारतीय लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है। लेकिन नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाला उसमें कहा कि नहीं, 135 मिलियन जो भारतीय हैं वो लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है। तो ये जो 135 मिलियन वाला आंकड़ा है, ये 5 से 10 वर्ष के भीतर का है, ठीक है। और जो ये 415 मिलियन वाला आंकड़ा है, ये 15 वर्षों का है, ठीक है। तो दोनों में समय का अंतर है, तो जिससे कि ये आंकड़ा भी कम हो गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जो नीति आयोग ने बोला वो 135 मिलियन बोला है, और जो यूएन ने बोला था वो 415 मिलियन बोला था। अगर नीति आयोग को फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कभी कभी पूछ लेता है। ओके, तो आइए आगे चलते हैं और बहुआयामी गरीबी क्या है इसको समझ लें। गरीबी, देखिए, गरीबी का बहुत सारे डिफिनेशन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ में तो ये कहा गया कि अगर आप दिन भर के, ठीक है, दिन भर के 300 से लेके 400 रुपये कमा ले रहे हैं, जिससे कि आप 3 टाइम का खाना खा ले रहे हैं, ठीक है, तो आप गरीब नहीं कहे जाएंगे। ओके, लेकिन ये विश्व स्तर पे हर जगह अलग अलग है, क्योंकि अगर 300 और 400 रुपये का आंकड़ा लेके चलेंगे, तो अगर अमेरिका में अगर आप 300-400 रुपया दिन का कमा रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक टाइम ही सिर्फ खा पाएंगे। भारत में भले ही आप 3 टाइम खा लें उस 300-400 रुपये से, लेकिन वहाँ पे एक टाइम खा पाएंगे, तो वहाँ पे तो मायने इसका बदल गया। तो इसीलिए जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये यूएन द्वारा जारी किया जाता है, विश्व लेवल पे जारी किया जाता है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 3 डायमेंशन लेते हैं। ये यूएन वाला बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, सूचकांक का इंडिकेटर है, और ये नीति आयोग वाला है, ठीक है। दोनों में अंतर मैं बता रहा हूँ क्या है। तो जो यूएन ने जब शुरू किया था तो उसने 3 डायमेंशन लिया था। 3 डायमेंशन में कौन कौन सा था, एक तो था हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, एक था एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और एक थी लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जीवन प्रत्याशा, ठीक है। ये 3 डायमेंशन ये लोग लिए थे। 3 डायमेंशन में इन्होंने 10 इंडिकेटर यानी कि 10 संकेतक बताए थे गरीबी के। लोग क्या क्या बताए थे, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग एंड असेट, ठीक है। तो इतना ये 10 इंडिकेटर यूएन ने बताया था। लेकिन भारत ने कहा कि हमारा जो नीति आयोग है, वो जब हमारा नीति आयोग जो थिंक टैंक है भारत का, वो जो जब ये बहुआयामी गरीब सूचकांक जारी करेगा, तो ये 10 इंडिकेटर तो हम लेंगे ही, साथ ही में 2 और इंडिकेटर इसमें जोड़ने वाले हैं। और वो 2 इंडिकेटर कौन सा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, हेल्थ के सेक्टर में यहाँ पे आपको 2 ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे 3 इंडिकेटर दिखेगा, यानी कि हेल्थ में एक जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है, ये प्रसव पूर्व, यानी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसके पेट में बच्चा होता है, तो महिला का देखभाल कैसे किया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट उस महिला के देखभाल के लिए कोई स्कीम लाई है, उसके पेट में जो बच्चा है यानी कि वो जब गर्भ धारण की हुई है,
तो बच्चे के पोषण के लिए कोई स्कीम है कि नहीं है, तो इसको इसमें ऐड किया गया है नया, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये एक जोड़ा गया। उसके बाद एक और जोड़ा गया बैंक अकाउंट करके। ठीक है, ये देखेंगे आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक बैंक अकाउंट करके जोड़ा गया। तो यानी कि एक ये दो जोड़ दिया गया, तो 10 से ये 12 हो गया। तो नीति आयोग जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है उसमें 12 इंडिकेटर होते हैं, और यूएन द्वारा जो जारी किया जाता है वो उसमें होते हैं 10 इंडिकेटर। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलें। तो मैं यहाँ पे नीति आयोग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसको पहले हम योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जानते थे, और ये भारत सरकार के अंडर आता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, उसके बाद जो वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी जी हैं। उसके बाद सीईओ जो हैं वो सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और इसमें इस जो नीति आयोग का जो संगठन होता है उसमें भारत के जो राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो उपराज्यपाल या राज्यपाल होते हैं वो लोग भी यहाँ पे उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए राज्य हैं तो उसके मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो लोग शामिल हो गए। और जो केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, ठीक है, तो उसके उपराज्यपाल यहाँ पे शामिल होंगे। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आगे चलें। यहाँ पे प्रश्न क्या था ये फिर से आप देख लीजिए। प्रश्न ये था कि अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया, तो इसके तहत कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, तो 135 मिलियन लोग। ओके, बहुआयामी गरीबी समझ में आया कि नहीं? बहुआयामी गरीबी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। गरीबी में सिर्फ यहाँ पे आर्थिक स्थिति को नहीं देखा जाता, इसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति की हेल्थ कैसी है, उसको हेल्थ प्रोवाइड हो रही है कि नहीं, घर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, उसको शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, और उसकी लिविंग स्टैंडर्ड या जीवन प्रत्याशा क्या है, कितने दिनों तक जिंदा रहता है वो, ये सब भी देखा जाता है। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में टाइफून तालीम किस सागरीय क्षेत्र में दस्तक दे चुका है? तो यहाँ पे जब मैंने टाइफून तालीम की बात की तो यहाँ पे शब्द है टाइफून, और आप अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी पे ध्यान दिए होंगे तो ये रीजन के हिसाब से इसका नामकरण अलग अलग किया गया है। क्योंकि अगर इधर देखेंगे आप अटलांटिक ओशन तरफ, तो यहाँ पे जो चक्रवात या तूफान जो आते हैं बड़े लेवल पर, देखिए तूफान ही होते हैं, बड़े लेवल पर आते हैं, उनका नाम अलग अलग रहता है। ठीक है, तो जो तूफान बड़े लेवल पर आते हैं ये, ओके, तो इसको इस एरिया में हरिकेन कहते हैं। और यही वाला एरिया जो पूरा है, ठीक है, इस इधर प्रशांत महासागर में भी जब आता है तो इस एरिया में भी इसको हरिकेन ही कहते हैं। ठीक है, और जो इंडियन ओशन वाला एरिया है, ये वाला एरिया भारतीय जो हिंद महासागर वाला एरिया है उसे हम चक्रवात यहाँ कहते हैं। ठीक है, साइक्लोन कहते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के आसपास जब आता है तो इसे विली विली कहते हैं, और इधर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड जाता है तो उसको भी साइक्लोन कहते हैं। और ये वाला इलाका जो है इधर जब आता है कोई भी तूफान बड़े लेवल पे तो इसे टाइफून कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें इसको एलिमिनेट कर सकते थे। अटलांटिक सागर में जो आता है तूफान उसे तो हम हरिकेन कहते हैं, ये हो नहीं सकता। प्रशांत महासागर में भी ज़्यादातर जो आते हैं तूफान उन्हें हरिकेन कहते हैं। हिंद महासागर में जो आते हैं उन्हें साइक्लोन कहते हैं। बचा दक्षिणी चीन सागर, तो इधर आपको दिखेगा दक्षिणी चीन सागर, और इस इलाके में जो तूफान आते हैं उन्हें हम कहते हैं टाइफून। तो प्रश्न क्या था, अभी हाल ही में टाइफून तालीम किस सागरीय क्षेत्र में दस्तक दे चुका है? तो ये है दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, आगे चलें। तो ये न्यूज आर्टिकल है उससे संबंधित। अभी यहाँ पे लिखा गया है कि टाइफून तालीम मेक्स लैंडफॉल इन चाइना। देखिए जब चक्रवात, साइक्लोन या फिर तूफान इस तरह के आते हैं तो मान लीजिए ये भारत है, अपना सुंदर भारत है। ठीक है, ये अपना सुंदर भारत है, और इधर अरेबियन सी। अभी आपको अब पता है कि अरेबियन सी में ही तूफान यानी चक्रवात बिपोरजॉय आया था, जो इधर जाके गुजरात को हिट किया और राजस्थान को हिट किया। तो जब ये समुद्र से ये तूफान क्या करता है, तट की तरफ बढ़ता है, और ये तट से जब टकराता है तो इसे ही लैंडफॉल कहते हैं। ठीक है, इस शब्द को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो देखिए जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, इंडियन ओशन वाला रीजन यानी कि ये वाला रीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप में, ये वाला जो रीजन है, तो इस रीजन में जब कोई तूफान आता है तो उसका नामकरण पहले से कर दिया गया। इस आईएमडी यानी कि इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें 13 देश शामिल हैं। एक ग्रुप बना है 13 देश जिसमें शामिल है। ये 13 देश क्या करते हैं
कि 13 नाम सजेस्ट करके रखते हैं कि जैसे जैसे तूफान आएंगे उनका नामकरण यही रहेगा। ठीक है, तो लिस्ट 1 वाला जो है, ये लिस्ट 1 आपको दिख रहा होगा, अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये लिस्ट 1 वाला जो तूफान है, इसमें लास्ट था मोका। ओके, तो आपको पता है ये कि जो चक्रवात मोका है वो आया था अभी हाल ही में। अभी फिर लिस्ट 2 शुरू हो गई है, यहाँ पे दिखेगा आपको बिपोरजय। ठीक है, तो बिपोरजय भी आपको अभी पता है कि अरेबियन सी में आ चुका है। और अब अगला चक्रवात जो आएगा उसका नाम होगा तेज। ठीक है, और उसके बाद जो तेज के बाद जो तक चक्रवात आएगा उसका नाम होगा हमून। यानी कि इनका नामकरण पहले से कर दिया गया। तो बिपोरजय का नामकरण कौन किया था? तो बांग्लादेश ने किया था। और इधर देखेंगे मोका का नामकरण कौन किया था? तो यमन ने किया था। ठीक है, आगे चलें तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अभी हाल ही में जून के महीने में, ठीक है, अभी ये तो जुलाई चल रहा है, यानी कि 1 महीने पहले बिपोरजय तूफान आया था ये इधर अरेबियन सी में, और इसने गुजरात और राजस्थान को बहुत ही बड़े लेवल पे हिट किया था। ठीक है, इससे पहले 2023 में ही चक्रवात मोका आया था जो बे ऑफ बंगाल इस रीजन में आया था। ठीक है, और उससे पहले चक्रवात असनी आया था, वो भी इसी रीजन में आया था, बे ऑफ बंगाल में ही। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चले तो पीएम मित्रा पार्क अभी चर्चा में था। क्यों क्यों चर्चा में था? क्योंकि आपको पता है कि पीएम मित्रा पार्क जो अमरावती है, अमरावती वो आंध्र प्रदेश वाले अमरावती नहीं, ये महाराष्ट्र की अमरावती की बात हो रही है। तो महाराष्ट्र में अभी पीएम मित्रा पार्क का लॉन्चिंग किया गया, उसकी शुरुआत की गई है। तो पीएम मित्रा पार्क है क्या? पहले तो मित्रा का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल अपैरल, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल। ठीक है, तो ये मित्रा का फुल फॉर्म है। ये टेक्सटाइल यानी कपड़े से संबंधित है, कपड़ा उद्योग से संबंधित है, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो जो बजट आया था उसमें कहा गया था कि 7 पीएम मित्रा पार्क ऑल ओवर इंडिया लगाया जाएगा, 7। और वो किस किस राज्य में लगाया जाएगा? एक तो लगाया जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है, दूसरा लगाया जाएगा तेलंगाना में, तीसरा लगाया जाएगा गुजरात में, ठीक है, उसके बाद चौथा लगाया जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर इधर आपको दिखेगा कर्नाटक, और यहाँ दिखेगा महाराष्ट्र। यहाँ ये 7 पीएम मित्रा पार्क लगाए जाने थे। में भी सब जगह लग चुका है, महाराष्ट्र में बाकी था, तो महाराष्ट्र में भी इसको लगा दिया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, इससे बताया जा रहा है कि 14 से 15 लाख तक नौकरियां जनरेट होने वाली हैं। ओके, और ये 5 साल का समय है, 5 साल में ही इनको लगाना है। 4,445 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ से इतना कुछ पता चला आपको। आगे चलते हैं। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जा रहा है? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ये 2 है, यानी कि 1 भी, यानी कि त्रिनेत्र भी चला होगा तो सही है। ऑपरेशन त्रिनेत्र जब सफल हुआ था तब जाके ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 अब फिर से शुरू कर दिया गया। और ये आतंकवादी गतिविधियों को, टेररिस्ट जो एक्टिविटी है उनको रोकने के लिए ये चलाया जा रहा है। और ये आप अगर दिमाग थोड़ा लगाएंगे तो ये है जम्मू कश्मीर। सही, इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। और ये वहाँ पे ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू ही क्यों किया गया, मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि जनवरी माह में, यानी कि इस वर्ष के शुरुआत में आप देखे होंगे कि जो ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये वाला जो इलाका है पुंछ डिस्ट्रिक्ट, इसी के आसपास आपको राजौरी भी दिखेगा। यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक होता है। ठीक है, एक आर्मी व्हीकल पे, आर्मी के वाहन पे एक टेररिस्ट अटैक होता है। यहाँ पे गोलियों से यहाँ पे मतलब अटैक किया जाता है। उसके बाद ये ग्रेनेड से हमला कर देते हैं, जिससे कि इस व्हीकल में, यानी कि वाहन में विस्फोट हो जाता है। और 5 जो, ठीक है, 5 जो इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं वो यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके शहीदी का बदला लेने के लिए और खासकर इस रीजन से आतंकवादी गतिविधियों को मिटाने के लिए ये ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया। ओके, तो ये देखिए सर्च अभियान यहाँ पे जारी है, और ये लोग ढूंढ ढूंढ के इन लोगों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, जो पकड़ में आ जाए ठीक है, नहीं तो शूट आउट कर दे रहे हैं सीधे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन त्रिनेत्र कहाँ चलाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। आगे चलें तो ये तो आप जम्मू कश्मीर का मैप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जो है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका माना जाता है, क्योंकि ये पीओके में आता है। ठीक है, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। हालांकि भारत इसको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान द्वारा इसको ऑक्युपाइड कर रखा गया है। और ये यहाँ पे आपको दिखेगा LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी यहाँ तक नहीं है, LAC यहाँ है,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं, ये पूरा लद्दाख का इलाका है। और यहाँ पे चीन का अक्साई चीन, यानी कि यहाँ पे चीन का कंट्रोल है। ठीक है, आगे चले। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनकर उभरना है, तो हर साल जीडीपी का कितना % ग्रोथ रेट बनाकर रखना होगा। अगर भारत को, आरबीआई कह रहा है, भारत का जो सर्वोच्च बैंक संस्था है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कह रहा है कि 2047 तक अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो क्या करना होगा कि आपको एक 7.6% की ग्रोथ रेट हर साल बना के रखनी होगी। ठीक है, मान लेते हैं किसी दिन 6.5, किसी वर्ष 6.5% का ग्रोथ रेट है, तो किसी दिन 7% का हो गया और किसी वर्ष 8% का हो गया। तो ये इस रेशियो में अगर बना रहेगा तो भारत 2047 तक एक विकसित कंट्री या विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कितनी ग्रोथ होनी चाहिए? हर साल 7.6% की ग्रोथ रेट होनी चाहिए भारत की जीडीपी में। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है आरबीआई। ये देखिए, इंडिया रिक्वायर्स 7.6% एनुअल ग्रोथ फॉर 25 ईयर्स टू अटेंड डेवलप्ड नेशन स्टेटस। ठीक है, और डेवलप्ड नेशन का स्टेटस आपको लेना है तो हर साल 7.6% की ग्रोथ रेट आपको आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और इस वर्ष जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो कहता है कि इस वर्ष 2023 और 24 वाले वित्तीय वर्ष में, ठीक है, भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.5% रहने वाली है। ओके, तो आगे चलें। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, आरबीआई के बारे में यहाँ थोड़ा जान लीजिए। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ओके, और इधर दिखेगा कि जो यहाँ के गवर्नर है आरबीआई के, वो है शक्तिकांत दास, जिनको अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा आपको, चलिए आगे चलते हैं। मुंबई देख लीजिए मैप में, यहाँ है महाराष्ट्र, ये दिख रहा है आपको मुंबई। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल मून डे या वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना। तो अभी हाल ही में 20 जुलाई को एक, यानी कि आज के दिन, इंटरनेशनल चेस डे और इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो भी बता देते हैं। आज ही के तारीख को 20 जुलाई को, ठीक है, आज ही की तारीख को 20 जुलाई 1969 को ये 3 लोग चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। ठीक है, सबसे पहले कदम रखे थे नील आर्मस्ट्रांग। ओके, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग कदम रखे थे। उसके बाद जो बज एल्ड्रिन है उन्होंने कदम रखा। उसके बाद माइकल कॉलिंस। तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग कदम रखे थे, तो इनको ज़्यादा लोग याद करते हैं। ठीक है, और ये बेहतरीन दिन था अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत से राज खुले और तब से तो बहुत सारे मिशन चंद्रमा पे भेजे जा चुके हैं। ठीक है, सोचिए चंद्रमा पे ये लोग गए थे, यहाँ पे कहीं नहीं, पृथ्वी पे कहीं नहीं, ये लोग पृथ्वी से बहुत दूर यहाँ चंद्रमा पे ये लोग गए थे। ठीक है, और ये है अपना सोलर सिस्टम। आप यहाँ देखेंगे सूर्य के सबसे करीब बुध नजर आएगा, यानी जिसे मरकरी कहते हैं। उसके बाद आएगा वेनस, यानी जिसे शुक्र कहते हैं। उसके बाद आती है पृथ्वी, फिर आता है मंगल ग्रह। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसी तारीख को 1969 में अपोलो मिशन में ये लोग तीनों लोग गए थे और चंद्रमा पर पहला कदम रखे थे। इसलिए 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे या चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। तो अगर 20 जुलाई को शतरंज दिवस क्यों मनाया जाता है तो वो भी देख लीजिए। शतरंज दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है उसकी स्थापना हुई थी इसी दिन। इसीलिए 20 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। शतरंज की उत्पत्ति की बात करें तो इसे माना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, जब गुप्त काल का राज था, ठीक, गुप्त काल साम्राज्य का राज था, तो उस समय शतरंज की उत्पत्ति हुई थी, जिसे उस समय चतुरंग कहते थे, और अब इसको शतरंज के नाम से जाना जाता है। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये अभी 25वें डायरेक्टर जनरल बने और इनका नाम है श्री राकेश पाल। श्री राकेश पाल। और आर हरि कुमार कौन है, तो ये नेवी के चीफ हैं आर हरि कुमार। रवि सिन्हा कौन है, तो रवि सिन्हा जो है ये अभी हाल ही में जो रॉ है भारत की रिसर्च एनालिसिस विंग जो है उसके अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, चीफ बनाए गए हैं। राजीव कुमार, अभी इनके बारे में नहीं बता पाऊंगा। आगे चलते हैं। देखिए, तो राकेश पाल को अपॉइंट कर दिया गया 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ओके, और
इसका जो मतलब इसका जो क्षेत्र होता है, कहाँ कहाँ ये वो कर सकते हैं। देखिए, पहले बीरेंद्र सिंह पठानिया थे इंडियन कोस्टल गार्ड के हेड, अभी जाके ये बन गए जिनका नाम है राकेश पाल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा अभी बता दूं, तो क्या ये कहीं भी घूम सकते हैं अपने जहाज वजह लेके, पानी वाली जो जलयान है उनको लेके कहीं भी घूम सकते नहीं। इनका एरिया होता है, ये जो जैसे भारत का एरिया है, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र है। तो भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 माइल होता है, 200 नॉटिकल माइल होता है। तो ये EEZ वाला एरिया है भारत का। ठीक है, तो यहाँ तक ये लोग पेट्रोलिंग वेसल लेके अपना घूमते रहते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रदान करना इनका काम होता है। ठीक है, तो ये वाले इलाके तक ये लोग घूमते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो भारत का इलाका है ना, इस सबसे पहले तो ये आता है एक क्षेत्रीय सागर वाला इलाका भारत का। ठीक है, एक आता है क्षेत्रीय सागर वाला। इसके आगे जाएंगे तो एक कॉन्टेजिनियस करके एक जोन आता है, ठीक है, जिसे सन्निहित क्षेत्र कहते हैं, वो आता है। उसके बाद आगे जाएंगे तो 200 नॉटिकल माइल तक आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो यहाँ तक ये लोग पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है, कितने दूर तक, तो 200 नॉटिकल माइल तक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें सुधार करना है तो मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ। हो सकता है आज मेरी आवाज़ आपको डाउन लगे, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।